नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग आनंदपूर्वक से होंगे। दोस्तों, ये जो कहानी है ना आशीष की, अब आगे बढ़ चली पार्ट 10 की तरफ। आशीष मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। गरीब परिवार से मजदूरी करते थे एक फैक्ट्री में। लेकिन तकदीर ने बाजी पलटी, उनके दोस्त ने मदद किया और अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुके थे। और मैडम भी तो उनसे बहुत प्यार करती थी और आशीष तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मैडम को। वो चाहते थे कि मैडम उनके पास हमेशा रहे, उनको दिखती रहे, मैडम प्यार करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैडम जब तक आशीष को दूरी रखने की कोशिश करती थी, उनको दूसरे कमरे में सुलाती थी और मैडम का कमरा तो अलग ही था। ये आशीष कुछ समझ नहीं पाए थे। खैर छोड़िए, अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह हम जब अपने कमरे से जब मेरी नींद खुली ना, तो मैं रात को बहुत अच्छी सपना देख रखा था। मैं देखा था कि मैं तो अब करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे दो मकान हैं और मेरे पास में कार है, मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है। एक तरह से मैं बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन जैसे ही नींद खुली ना, मैं मैडम के फार्म हाउस के कमरे में था और वो सोना मुझे याद आ गया, जेवर जो अभी तक मिला नहीं था। और उसके लिए हम लोग और मैडम जी जान से काम कर रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे, अपनी जान की रिस्क भी हम लगा रहे थे। लेकिन अभी वो मिला नहीं, अब मिलने की संभावना बढ़ चुकी थी। और मैं जल्दी से उठा। समय 8 बज रहा था सुबह का। और जब मैं फ्रेश होकर के मैडम के कमरे की तरफ जाने लगा तो देखा कि मैडम का दरवाज़ा बाहर से बस कुंडी लगा हुआ है, मतलब कमरे के अंदर मैडम तो है नहीं। मैं ड्राइंग रूम में गया ना, तो मैडम कुछ पढ़ रही थी। आप मुझे देख कर कहने लगी कि आशीष, नींद पूरा हो गया ना। मैंने नमस्ते के बोला, हाँ मैडम, नींद तो बहुत पूरा हो चुका है, 8 तो बज गया है। आप मैडम के पास बैठते हुए कहने लगा, मैडम आप बताइए आगे की अब क्या तैयारी करनी है। मैडम कहने लगी कि आशीष, आज मैं तैयार हो जाऊंगी और हम दोपहर के बाद में निकलेंगे। पहले हमें उस फैक्ट्री के मालिक के घर जाना है, वहाँ पर हमें कुछ तैयारियाँ करवानी है और इसके बाद हम उस फैक्ट्री में जाएंगे और शाम के टाइम में वहाँ पर फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। मैं मैडम की तरफ देखने लगा कि मैडम, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सोना हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ज़रूर मिलेगा, सब्र रखो, मैं भी तो जी जान से लगा रही हूँ, सारी मेहनत तो उसी के लिए कर रही हूँ। और मैडम विषय पलट दिया और कहने लगी कि आशीष, आज हमें कुछ अलग खाने का मूड है, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ अपने हाथों से जो मुझे स्वादिष्ट लगे, पेट भी भरे। कई दिन से हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा। खाना बनाने आता ना आशीष। मैं मुस्कुराते हुए मैडम को कहने लगा कि मैडम, मेरे हाथ का खाना तो खा के देखिए। मैं जो भी सब्ज़ी बनाता हूँ ना, आप देखिएगा स्वाद कितना उसका बढ़िया होगा। और मैं ये सब बोल करके किचन की तरफ चल दिया था। किचन में टाइम निकाल करके सब कुछ मैं कर लिया था खाने की, अब तैयारी भी हो चुकी थी। वाकई में मैडम ने खाने का स्वाद लेते हुए मेरी तरफ तारीफ से देख रही थी। अब कहने लगी कि ये सब कला कहाँ से सीखी। मैंने बोला कि मैडम, हम लोग मजदूर किस्म के आदमी हैं, अब हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं कि हम होटल में ढाबा में जाके भोजन करें। हमें खुद बनाना होता है, खुद ही खाना होता है। तो बनाते बनाते ही ये कला मुझे मिल गई।
कैसा लगा आपको ये स्वाद? कहने लगी कि ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। अरे, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, आशीष, क्यों ना तुम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दो, बहुत अच्छा चलेगा। चलिए, अब खाना पीना हो चुका था, हंसी मजाक भी हो चुका था। अब मैडम कह रही थी कि आशीष, अब तुम तैयार हो जाओ और हम निकलेंगे। हमें पहले उस फैक्ट्री के मालिक के घर चलना है। और इसके बाद हम दोनों के दोनों कार से निकल चले थे। मैडम कार चला रही थी और मैं बैठा रास्ते का आनंद ले रहा था। मैडम जब कार चलाती थी ना, तो बहुत ही कम इधर उधर देखती थी। काला चश्मा चेहरे पर लगा लेती थी, अब पूरा चेहरा छिपा लेती थी, कोई बाहर से उनको पहचान भी ना पाए। मैं भी कई बार उनको चेहरा देख करके बाहर में धोखा खा चुका था कि मैडम है या कोई और है। ऐसा क्यों करती थी मुझे मालूम नहीं, ना मैं इसके बारे में कभी पूछा। अब हम जब पहुँचे ना उस फैक्ट्री के मालिक के घर, और पानी वानी पी करके अब हम एक दूसरे की तरफ मैडम और मैं देख रहे थे कि आखिर मैडम इस जगह पर क्यों आई है, हमें तो सीधे फैक्ट्री चलना चाहिए था। और तभी बातों का सिलसिला चल पड़ा। वो जो फैक्ट्री मालिक थे, मैडम अंग्रेजी में बात कर रही थी और वो भी अंग्रेजी में उन चीज़ों का जवाब दे रहे थे। अब फिर दोनों तरफ से हाँ हो चुका था। अब क्या हुआ था, मैं अंग्रेजी तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए समझ नहीं पाया। जब वो मालिक कहीं किसी काम से अंदर गए, अंदर वाले कमरे में, मेरे मन में जिज्ञासा बहुत थी। मैं पूछना चाहता था कि मैडम ये बात क्या हुई, अब क्या करना है। और उनके कमरे में जाते ही मैं पूछ बैठा कि मैडम जी, आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, क्या उस जीवन में उनको शेयर देना पड़ेगा। वो मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखने लगी और कहने लगी, नहीं, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो। मैं इसलिए मिलने आई थी कि उस जगह पर हमें खुदाई करानी है और इनका भी रहना ज़रूरी है। अगर ये ना रहे तो इनका आदमी रहे, कोई ना कोई तो रहे। और दूसरी चीज़ है कि सारे खुदाई का इंतज़ाम यही तो करवाएंगे। जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारा इन्हीं के खर्चे से होगा। हमारे लिए तो फ़ायदे हैं ना। मैं उनकी दिमाग की दाद देने लगा। ये छोटी छोटी सी बात मेरे भेजे में क्यों नहीं आती है, मैं इतना समझ के नहीं पाता है। मैं मैडम को अब दिल से एक तरह से उनके दिमाग की दाद देने लगा था कि हमेशा अपने फ़ायदे की सोचती हैं, कभी नुकसान के बारे में सोचती नहीं। ये बहुत आगे जाएंगे। और इसके बाद वो मकान मालिक रेडी होके आ चुके थे। और फिर हम लोग का कारवां वहाँ से निकल पड़ा था। वो अपनी कार में थे और उनके साथ में उनका बेटा भी था। हम मैडम दोनों एक कार में थे। चल पड़े उस फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री के पास में जब हम पहुँचे ना, तो शाम के करीब 5 बज चुका था। लेकिन गर्मी का दिन था, इसलिए सूरज डूबने में थोड़ा और वक्त था, 2-2.5 घंटे की। इसके बाद उनका बेटा कार लेकर के खुद चला गया। हम लोग अब फैक्ट्री के एरिए में थे और मैडम हर जगह घूम रही थी, उस फैक्ट्री का राउंड ले रही थी और मैं भी पीछे पीछे। मैं सोच रहा था कि मैडम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहाँ पर खुदाई होगा, वो एक्चुअल में जेवर है कहाँ पर। मुझे कुछ अभी भी सही ढंग से पता नहीं था। लेकिन मैडम तो सब कुछ जानती थी। उनके पास में वो शक्ति थी, उनके पास में आत्माएं थी। वो तो जब चाहे सब कुछ पता लगा सकती थी। और हो सकता है कि अभी भी उनके पास आत्माएं आसपास में घूम रही हो, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा संभव था। कुछ ही देर में अब वहाँ पर जेसीबी मशीन और मजदूर भी आ चुके थे। अब मैडम जिस जगह पर धुआं निकला था ना, उसी जगह का खुदाई करवाना शुरू कर दिया। जेसीबी मशीन धड़ाधड़ चलने लगी थी। मिट्टी उठा उठा करके अलग रखा जाने लगा। मिट्टी को मैडम बड़े ध्यान से देखती थी, जैसे उनको शक था
कि कहीं वो जेवर वाला जो थैली है, जो भी है जिसमें जेवर, कहीं मिट्टी में ना दब जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम की निगाहों से बच नहीं सकता। मैडम के पास वो शक्ति जरूर थी और आखिरकार खुदाई एक पल के लिए रुक गई। जब रुकी ना तो गहरा गड्ढा उस जगह पर हो चुका था और वहाँ पर एक पीतल का एक बर्तन जैसा अब निकला उसमें से, चमक रहा था और उसमें लग रहा था कि कपड़ा वपड़ा बांध करके उसको अच्छी तरह से दफनाया गया हो। इतना गहरा वो पीतल का लोटा इस जगह पर क्या कर रहा है? मैडम भी उसी लोटे को देख रही थी, मैं भी देख रहा था और वो बाप बेटे फैक्ट्री के मालिक उसी चीज़ को देख रहे थे और मैडम से अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे। मैडम उनको समझाने की लग रहा था कि कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक मजदूर से वो लोटा निकलवाया गया, लोटा बाहर रखा गया, लेकिन उस लोटे में जेवर होगा मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस लोटे को अब खोलना भी था कि आखिर इसके अंदर में क्या है। और आखिरकार मजदूर की सहायता से उस लोटे को खाली करवाया गया। जब वो खाली कराया गया ना, तो जैसे उसमें टोना टोटका ऐसे ही सामान उसमें भरे हुए थे और एक छोटी सी हड्डी ना जाने किस चीज़ की थी उस लोटे में निकला। बस यही खजाना था। मैं तो देख करके हैरान रह गया था कि इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और खजाना निकला तो क्या निकला, समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल अब बैठते हुए जा रहा था। मैं समझ गया कि सुबह का जो हमने सपना देखा है ना करोड़पति बनने का, वो सपना अब उल्टा हो चुका है। वो सपना ही बता रहा था कि तुम करोड़पति बन नहीं पाओगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। मेरा अब दिल टूट चुका था, हताश हो गया था उस चीज़ को देख करके। और मैडम में और फैक्ट्री के मालिक में अंग्रेजी में बातचीत शुरू हो गई थी। मैडम सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और वो रुक रुक के जवाब दे रहे थे। सारी वार्तालाप जो हो रहा था अंग्रेजी में हो रहा था और मैडम को शायद प्यास लगी थी। मैं गाड़ी के पास में था और वो गाड़ी की तरफ आ गई। कहने लगी कि आशीष पानी का बोतल निकालो। वो थोड़ा परेशान लग रही थी। मैं पानी की बोतल निकाल के मैडम को दिया और धीरे से पूछा, मैडम ये क्या हुआ, खजाना कहाँ है? मेरी तरफ वो देख करके आप बिल्कुल शांत थी, चेहरे पर वो चमक नहीं था जो खजाना के पाने के बाद में होता है। बिल्कुल उनका चेहरा उतरा हुआ था। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो मुझे कहने लगे कि आशीष अभी आप शांत रहो, मुझे सोचने दो, मैं कुछ सोच रही हूँ। पानी का 2-4 घूंट पी करके बोतल मुझे थमा करके आप फिर उन मालिकों के पास चली गई। अब फिर बातचीत होने लगा। बातचीत लंबा ही चला और तब तक सूरज डूबने लगा था, अंधेरा छाने लगा था। अब उनका जो मालिक थे, बेटा थे, वो आग्रह करने लगा कि मैडम आप हमारे घर पे ही चलिए, बाकी बात वहीं पर होगी। अब किस विषय में बात करना है, क्या होना है, अब मुझे नहीं मालूम। मैडम तो मकान जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनको तो ये कह करके सब कुछ मंगवाया था कि यहाँ पर प्रेत है और हम प्रेत को निकालने जा रहे हैं। उनको तो मालूम भी नहीं था कि इस जगह पर खजाना है। ये तो हम जानते थे दोनों, मैडम और मैं। लेकिन उस लोटे में जो कुछ निकला था ना, उससे वो लोग घबरा गए थे। अब मैडम इसी बारे में उनको समझा रही थी कि देखिए हम आपका काम कर चुके हैं, अब इस जगह पर वो प्रेत कभी नहीं रहेगा। आप चाहो तो फैक्ट्री अपना स्टार्ट कर सकते हो या फिर बेच भी सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन खजाना कहाँ गया उस जगह का जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत किए हुए थे? उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। ना तो मैडम कुछ बोल रही थी
उनको तो, उन बेचारों को तो मालूम भी नहीं था कि हमारा मेन मकसद उस खजाने को पाना था जो उस काली लड़की का था। उसके सारे जेवर थे, कीमती जेवर थे, जो कि आज के टाइम में करोड़ों रुपए के बराबर होंगे। उसके बारे में कोई जिक्र करे तब ना। अब हमारा जो काफिला था अब उस सेठ के घर पहुंच चुका था। मैडम भी बीच रास्ते तक कुछ भी नहीं बोली। मैं एक दो बार टोका कि मैडम अब क्या करना है, हम लोग इस जगह पर क्यों जा रहे हैं, खजाना तो मिला ही नहीं, क्या अभी कोई चांसेज है मिलने का। लेकिन वो मुझे खामोश करा देती, कहती कि आशीष मुझे सोचने दो, सोचने दो। अब मैं जानता था कि मैडम सोचती है ना तो फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कभी नहीं होता है। ज़रूर इसमें भी उनका कोई गहरा राज होगा। इसके बाद हम लोग उस फैक्ट्री के मालिक घर पहुंच गए थे। चाय और नाश्ता वगैरह आ चुका था और हम बैठ कर के आमने सामने अब बातचीत हो रही थी। अचानक एक दो लफ्ज़ मैं समझा था, उसका मतलब मैं जो हिंदी में बताऊं, वो खजाने का जिक्र हो रहा था। और वो जो हाउस ओनर थे, फैक्ट्री के मालिक थे, वो जवाब सारा अंग्रेजी में ही दे रहे थे। मैडम भी अंग्रेजी में जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। आखिरकार बाप बेटे दोनों उठ करके अब पिछले अपना जो भी घर था, हम तो ड्राइंग रूम में थे, चले गए। अब मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। अब मैं मैडम से बोला कि मैडम आपने उस जेवर के बारे में जिक्र किया था, क्या रहा, क्या उनको जानकारी है। तब वो मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी जानकारी, वो लोग तो जेवर निकाल भी चुके हैं। जब ये फैक्ट्री बन रही थी ना, तभी मजदूरों ने उस जगह पर खुदाई किया था, और खुदाई के टाइम ही वो जेवर इनके हाथ लग चुका था। और कुछ जेवर तो उन्होंने बेच भी दिया, और कुछ जेवर आज भी इनके पास में हैं। लेकिन जब से जेवर इनके घर में हैं, ये लोग श्रापित हो चुके हैं। अब तो मैं जैसे सारा अरमान मेरे एकदम रुढ़क चुके थे। मैं तो समझा कि अब आशीष बेटा कभी ज़िंदगी में तू अमीर नहीं बन पाएगा। क्या क्या हमने सपने देखे थे, और यहाँ तो वो खजाना बहुत पहले ही लोगों ने निकाल लिया था, और ना तो मैडम को पता चला ना हमें। चलो मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैडम ये इनके साथ में ऐसा कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैडम अब क्या होगा। कहने लगी तुम शांत रहो, मुझे सब कुछ हैंडल करना आता है, और देखो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो बस तुम देखते रहो। इसके बाद बाप बेटे लौटे ना तो एक थैला लेकर के आए थे, और थैला को उन्होंने टेबल पर पलट दिया था। उसमें पुरानी टाइप के जेवर दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल चमक रहे थे। इतना पुराना होने के बाद भी उसका चमक अभी भी जिंदा था। मैं जब उन जेवर को देखा ना तो मेरी तो आंखों में चमक आ गई थी। आखिर इन्होंने जेवर यहाँ पर क्यों ला कर पटक दिया। अब मैडम उनसे बातचीत करने लगी। अब मैडम पूरा उनसे जो कुछ था उस जेवर को पैक करने का कपड़ा, सब कुछ साधन उनके बेटे से मंगवा करके उन्हीं के हाथों सब कुछ पैक करवा रही थी। अब कई तह कपड़ा उसमें लपेटा गया। अब फिर मैडम बोली आशीष इसको अपने पास संभाल के रखो। जब मेरे हाथ में वो पूरा बंडल आया ना तो मेरा तो दिल तेजी से धड़कने लगा था। चलो पूरा खजाना नहीं, कम से कम आधा तो मिल चुका है। लेकिन मैडम का कहना था कि ये खजाना श्रापित हो चुका है, तो इनके साथ में हुआ क्या है, इनकी फैक्ट्री कैसे बंद हो गई, ये बहुत कुछ अभी मुझे जानना बाकी था। आखिर ये खजाना क्यों स्थापित हुआ है, ये लोग बाकी जेवर को क्यों नहीं बेच दिए। अब इस जेवर को मैडम क्या करने वाली है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और मैडम अब उनसे बातचीत करने लगी थी, सब वार्तालाप अंग्रेज में। इसके बाद
जो बाकी का रकम था 25 लाख रुपए, वो भी लाके उन्होंने दे दिया। और हाथ जोड़ करके अंग्रेजी में बातचीत हो रही थी। मैं इतना ही समझ रहा था कि वो लोग आभारी मान रहे मैडम को कि मैडम ने उस फैक्ट्री को एक तरह से भूतों से खाली करा दिया था। अब वो लोग दोबारा उस फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जैसा मैं समझ पा रहा था। इसके बाद हम लोग जब उस जगह से खाना वाना खा करके उन्हीं के घर पर निकले ना, तो लोग रोकते रह गए कि आप लोग आज रात यहीं पर रुक जाइए, कल आप लोग सुबह में जल्दी निकल जाना। लेकिन मैडम कहने लगी नहीं, मुझे कहीं और भी जाना है और भी कुछ काम है। रात हम 11 बजे वहाँ से निकले थे। जब हम कार में उस पैकेट के लेकर बैठा ना, तो पैकेट में वजन लग रहा था। वजन किस चीज़ का? खजाने का। मेरा जो दिल का जो कड़ी टूट गई थी कि अरे अब मैं अमीर नहीं बन सकता। मुझे लगने लगा कि पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अमीर तो ज़रूर बन जाऊंगा। अब तो मेरे पास में ये खजाना आ चुका है। इसके बाद कार स्टार्ट हो गई थी और हाईवे पर दौड़ने लगी थी। मैडम बिल्कुल शांत थी। मैं भी बाहर की तरफ देख रहा था, रोड पर देख रहा था। फिर मैडम की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष तुमने कुछ समझा? इतनी बातचीत हुई और हम लोग क्या क्या बात किए। मैं हंसते हुए कहने लगा कि नहीं मैडम, अंग्रेजी मुझे आती नहीं। आप सारी बातचीत तो अंग्रेजी में कर रही थी, हिंदी होता तो मैं समझ भी लेता। तब मैडम हंसते हुए कहने लगी, आशीष तुम अंग्रेजी सीख लो, आगे चलकर काम आएगा हम दोनों का। मैं कहने लगा कि मैडम आप ही टीचर बन जाओ ना, मुझे सिखा दो। तब वो कहने लगी हाँ ज़रूर सिखाएंगे। तब वो बताने लगी, मेरा जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करने लगी। कहने लगी तुम्हें आशीष आश्चर्य होगा ना कि ये खजाना उन्होंने पा लिया। वाकई में उस जगह के खुदाई वो लोग कर रहे थे। जब फैक्ट्री बन रहा था तब मजदूरों का हाथ वो जेवर लग चुका था। कुछ जेवर मजदूर ने चुरा भी लिए थे और बाद में उस जेवर को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। ये भी इतने जेवर देखकर का इनका भी मन अब बदल चुका था। जेवर वाकई देख करके ईमान डोल चुका था। अब ये लोग उस जेवर को एक अपने जानने वाले जेवलर के पास में ले गए थे। उस टाइम में भी बहुत अच्छा पैसा जेवर दे रहा था, वो जेलर साहब वाला दे रहा था पैसा। लेकिन उन्होंने पूरा जेवर नहीं दिया। पुराना जेवर था, अब प्योर खाली सोने का था। उन्होंने आधा जेवर निकाल के दे दिया, आधा बिक्री कर दिया था और आधा अपने पास सुरक्षित रख लिया था कि भविष्य में कभी आड़े वक्त में काम आएगा। इसके बाद उनकी फैक्ट्री चलने लगी थी। अब जेवर घर में रखा हुआ था, फैक्ट्री में काम स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इसके बाद उस फैक्ट्री में विपदा आने शुरू हो गई। इतना रुपया उन्होंने फैक्ट्री में लगाया था, मजदूर काम करके राजी नहीं थे। मशीनें अपने आप बिगड़ने लगी। कई तरह का समस्याएं वहाँ पर होने लगा था और रात में तो वहाँ पर कोई काम भी नहीं करता था। सब मजदूरों का कहना था कि यहाँ पर एक काले रंग का साया घूमता रहता है और हमारे मशीनों के पास आकर के अचानक खड़ा हो जाता है और वो मजदूर डर जाते थे। इसलिए वो फैक्ट्री में मजदूर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। आखिरकार सेठ को पता लगा। उन्होंने बहुत कोशिश किया उस चीज़ को वहाँ से निकलवाने में। एक से एक तांत्रिक को बुलाया गया, सब ने पूजा पाठ किया, लेकिन उस जगह पर पहुँच नहीं पाए जहाँ पर ये लोटा छिपाया हुआ था, जहाँ पर ये शैतान का वास था। किसी तांत्रिक ने ही इस शैतान को कहीं और से ले आकर के और उस खाली जगह पर गहरा गड्ढे में दबा दिया था कि यह शैतान इसी जगह पर अपना घर समझ करके रहे, कहीं बाहर न जाए। और यही शैतान इनकी फैक्ट्री में एक तरह से बर्बादी का कारण बना था। इन लोगों को लग रहा था कि जो सोना मिला है ना, वो सोना ही श्रापित है, सोने में ही कमी है। अब वो सोना अब ये लोग मुफ्त में किसी को दान में
भी नहीं देना चाहते थे, इतना डरे हुए थे। कई तांत्रिक ने बताया था कि सोना जहाँ है वहाँ पड़ा रहने दीजिए, वक्त आएगा तो वो भी सही हो जाएगा। आपके पास एक तरह से जमा पूंजी वही है, और उसको आप लोग किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ना मंदिर में दान देने की ज़रूरत है। आप संभाल के उसको रखो और वक्त पर अपने आप जो भी श्राप है उसका निकल जाएगा। यही समझ करके ये लोग अपने पास में सोना को अभी तक सुरक्षित रखा था कि कोई वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ श्राप सोने में जो है निकल जाएगा। लेकिन सोना में ना तो कोई श्राप था, ना कुछ उसमें कोई कमी थी। कमी मेन चीज़ थी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जिस लोटे के अंदर वो हड्डी तुम्हें दिखाई दी ना, वही तो मेन चीज़ थी, और वही असली शैतान की हड्डी थी। और उसी लोटे के अंदर ही सब कुछ एक तरह से दफना दिया गया था। ये कोई बड़े तांत्रिक का काम था। और उस बेचारे को क्या मालूम, जब ये फैक्ट्री नहीं बनी होगी वो समझा होगा खाली प्लॉट है, खाली जगह है, और वो अपना काम करके चलता बना। उसको भी नहीं मालूम, नहीं तो कहीं और दफनाता। अब मुझे पूरा खेल समझ में आने लगा था कि सोना जो मेरे पास में पड़ा हुआ है, इसमें कोई भूत प्रेत और कोई श्राप नहीं है। श्राप तो उस लोटे के अंदर में था, और वो सब अब वहाँ से निकल चुका है। मैडम ने सारा फिर अच्छी तरह से उस लोटे को पैक करवा करके और उनके जो मजदूर थे उनको दे दिया था कि भाई इसको गंगा जी में, नदी में प्रवाह कर देना। बात ख़त्म हो गई थी। अब ना तो उस जगह पर वो दोबारा शैतान लौटेगा। अब उसका ठिकाना नया मिल चुका था। वो भट्ठे वाली चिमनी जो सालों से बंद पड़ी हुई थी, और उसमें अपना ठिकाना बना लिया था। अब तो उसी जगह पर रहता था। उसको सोने से कोई मतलब नहीं थी, उसको ना जेवर का कोई चाहत थी। मैं सब अपने दिमाग में सोचने लगा कि मैडम कितनी तेज है। देखिए, डबल पैसा भी आ चुका और जेवर भी बाकायदा जो भी बचा कुचा था मिल चुका है। चलो, अब तो हम करोड़पति जरूर बन गए। अब मेरा जो बाकी का सपना है सब पूरा हो जाएगा, और यही सोच के मैं खुश था। और इसके बाद हम लोग सुबह में जा कर के अपने फार्म हाउस में पहुंचे थे। अब फार्म हाउस में आते ही मैडम ने कहा कि जेवर मेरे कमरे के अंदर रख दो, आप जाओ, आप सो लो, आराम कर लो, दोपहर में मैं तुम्हें उठा दूंगी। मुझे कुछ काम भी करना है। मुझे भी नींद आ रही थी, और मैं अपने जिस कमरे में रहता था उस कमरे के अंदर चला गया था। मैं अब उन तीनों आत्माओं के बारे में सोच रहा था कि अब तक मैडम उनको आज़ाद कर देना चाहिए। एक को तो मुक्ति दिला देना चाहिए था जिसका ये जेवर था, और दो आत्माएं तो फालतू फंड में इस घर में रह रही थी। इनकी इस जगह पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, यही सोचते सोचते मेरी आँख लग चुकी थी। वाकई 2 बजे के आसपास मैडम ने मुझे आवाज़ दिया, आशीष आशीष आ जाओ। मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैं जब पहुंचा ना तो मैडम कुछ खा रही थी, और मुझे देख के कहने लगी कि आओ खा लो। खाना बाहर से आया हुआ था। शायद मैडम कहीं बाहर निकली हुई थी और खाना पैक करा कर लाई थी। ढाबा का खाना था, लेकिन था उस वक्त में भूख लगी हुई थी तो स्वादिष्ट ज़रूर लग रहा था। इसके बाद खाना खाते खाते मैं पूछा कि मैडम, अब आगे का प्लान क्या है? उन आत्माओं का आप क्या करेंगे? वो कहने लगी बस उनको भेज देंगे जहाँ से आई थी। मैंने बोला वो काली लड़की जो आत्मा है उसका। वो कहने लगी उसको आज रात को हम मुक्त कर देंगे, वो अपने मुक्ति हो जाएगा उसका, चली जाएगी। मैं थोड़ा दिल में संतोष ले रहा था कि चलो अच्छी बात है, मैडम को अभी भी ध्यान है और ऐसा ही करेंगे। इसके बाद भोजन हो चुका था। मैडम अब मुझे उस जगह पर रोकने के लिए बोला भी नहीं कि आशीष यहाँ बैठ जाओ। मैं उनका इशारा समझ गया था कि मैडम कोई काम करने वाली है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब फिर मैं अपने कमरे में आकर के अपने बिस्तर पर लेट चुका था। अब पेट भरने के कारण दोबारा मुझे नींद आ चुकी थी। आज जब मेरी आँख खुली ना तो रात हो चुकी थी।
वो भी रात के करीब 11 बज रहा था। इतना लंबा मैं कैसे सोते रह गया। मैडम ने मुझे क्यों नहीं उठाया। जब मैं बाहर निकला ना, तो मैडम ना तो अपने कमरे में थी और ना ही ड्राइंग रूम में। मैं एक एक कमरा देखता गया, आवाज़ नहीं लगा रहा था। मैं साधना रूम में भी गया, लेकिन मैडम का कहीं अता पता नहीं था। मैं समझ गया कि मैडम कहीं बाहर निकली होंगी, ज़रूर कोई ज़रूरी काम होगा और तभी वो बाहर गई होंगी। इसके बाद मैं ड्राइंग रूम में बैठ करके इंतज़ार करने लगा कि कब मैडम आए, कब मैडम आए। और वही हुआ। रात 12 बजने में 10 मिनट बाकी था तो मैडम का कार उस जगह पर आता हुआ मुझे महसूस हुआ। मैडम के दोनों हाथों में सामान था और दंदनाती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची और बोली कि आशीष, ये सामान को रखो, अब मैं फटाफट तैयार होकर आ रही हूँ, देर हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। अब मैडम अपने कमरे में गई और जब लौटी ना तो काले गाउन में थी और वही माला गले में डाल रखी थी रंग बिरंगी, और अंगुलियों में कई तरह का अंगूठी पत्थर वाली। अब फिर बोली, आशीष आ जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। इसके बाद वो सामान वगैरह जो भी था वो मैं समझ गया कि सारा पूजा का सामान है, उस जगह पर इस्तेमाल होना है। आज इन आत्माओं को अपनी जगह पर पहुंचाना भी है। इसके बाद में वही साधना रूम और हम और मैडम, पूजा स्टार्ट हो चुका था। अब कोई आत्मा बुलाना नहीं था। आत्मा को एक को तो मुक्ति देनी थी और दो को अपनी जगह पर वापस भेजना था। लेकिन वो कहाँ हैं तीनों के तीनों, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ना तो उनका कोई संकेत मिला था और ना मुझे उनकी कोई आहट सुनाई पड़ी थी। अगर हमारे आसपास होती तो ज़रूर मुझे छेड़ने की कोशिश करती वो शरारती आत्मा, लेकिन मैंने अभी तक उसको महसूस नहीं किया था। आखिरकार पूजा शुरू हो गई और सबसे पहले मैडम ने उसी आत्मा को आवाज़ दिया जिसको मुक्ति देनी थी, लेकिन आत्मा मुझे उस जगह पर दिखाई नहीं दी। हाँ, दिया का लो थरथरा जरूर रहा था, जैसे आसपास में ही उसकी आत्मा हो, लेकिन आज मुझे वो आत्मा नज़र नहीं आई। और फिर उसकी मुक्ति मैडम ने दे दी थी। और फिर दिया कि लो अब शांत हो चुका था। और इसके बाद दोनों आत्माओं को बारी बारी से उस जगह पर बुलाया और उनको जहाँ से बुलाया था उस जगह पर वापस भेज दिया। अब मैं थोड़ा संतोष की सांस लिया था कि चलो, बेचारी जहाँ से आई थी अपनी जगह चली गई, इस जगह पे अब ना भटकेगी ना इधर उधर जाएगी। चलो अच्छा हुआ। और इसके बाद ये पूजा समाप्त हो चुका था और मैडम वही, आशीष कमरे की सफाई कर देना और इसके बाद मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जल्दी जल्दी सफाई में लग चुका था। मैडम का मैं इशारा समझ चुका था कि मैडम क्या चाहती हैं आज, लेकिन इनकी मूड की बात थी। जब मेरा मूड होता तो मैडम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और यही मुझे चीज़ बुरा लगता था। मेरी भावना को आदर करती ही नहीं थी, बस अपनी भावना को दिखाती थी। और मैं सफाई अब कर चुका था और मैडम के पास पहुंच गया था। मैडम पलंग पर लेटी हुई थी, कहने लगी, आशीष आ जाओ। और फिर वार्तालाप का दौर शुरू हो गया था। मैं भी पलंग पर लेटा हुआ था मैडम के बगल में। अब मैडम समझा रही थी भविष्य के बारे में कि देखो आशीष, हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो और काम भी आसान हो और पैसा भी ज़्यादा है। वही मैं सोच रही हूँ कि कौन सा ऐसा काम करें, क्योंकि इस काम में हमें बहुत रिस्क लगता है। जान की बाजी हम लोग लगाते हैं और कब क्या हो जाए मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि कुछ अलग से काम किया जाए जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। मैं मैडम की तरफ देख रहा था। अचानक इनका व्यवहार बदला हुआ था। ये तो इनका बाएं हाथ का खेल था। आत्मा से सोना मंगवाती थी, आइए क्यों काम छोड़ना चाहती है? क्या इसमें तकलीफ है? इसमें तो पैसे ही पैसे हैं।
मैं अब क्या बोलता, लेकिन मैडम आप जो सोच रही हैं ठीक ही सोच रही होंगी। आप अपने हिसाब से देखिए आपको करना क्या है। तब मैडम कहने लगी, अरे छोड़ो यार, ये बातें हम कल सुबह भी डिस्कस कर लेंगे। आओ अब हम प्यार करें। इसके बाद हम सब बातें भूल चुके थे कि अब भविष्य में क्या करना है। अभी तो हम प्यार के समंदर में डुबकी लगा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अभी ये कहानी और भी है, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है और मैं इस कहानी को फिर अगले रोज़ लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। लाइक तो करो ही करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस स्टोरी को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि मेरा चैनल का थोड़ा बढ़ावा मिले। हम भी तो आपके साथ इतना मेहनत जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी दर्द को समझ रहे होंगे और ज़रूर इस पर आप काम करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करेंगे और साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल की अगली कहानी आशीष को लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।